हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। देखिए, चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले भी चुके हैं। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉलिड की डेफिनेशन। देखो, आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि मैटर जो रहती है उसकी डिफरेंट स्टेट्स पाई जाती है। कौन कौन स्टेट्स पाई जाती है? 3 स्टेट्स आपने बहुत जनरली पढ़ी होंगी। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। वहीं से ये सॉलिड आता है। हालांकि इसके अलावा 2 और स्टेट्स भी पाई गई हैं। एक स्टेट प्लाज्मा होती है और दूसरी होती है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। उनके बारे में बात नहीं करेंगे हम। हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा इस चैप्टर के अंदर वो रहेगा किसके ऊपर? सॉलिड स्टेट के ऊपर। तो सॉलिड किसको बोला जाता था? हम बोलते थे कि जिन मटेरियल्स की या जिस मैटर की शेप और वॉल्यूम दोनों चीजें डेफिनेट होती है उसको हम बोलते थे क्या? सॉलिड। तो सॉलिड क्या होते थे? जिनकी शेप और वॉल्यूम दोनों की दोनों क्या होती है? डेफिनेट होती थी। उनको हम क्या बोलते थे? सॉलिड बोलते थे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं सॉलिड्स की और प्रॉपर्टीज की तरफ। पहली प्रॉपर्टी डेफिनेशन से ही निकल के आ रही है कि उनकी वॉल्यूम, उनकी शेप और उनका मास डेफिनेट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स जो रहते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। यहीं से तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है, अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो पार्टिकल काफी नजदीक रहेंगे, जिसकी वजह से हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, जिसकी वजह से पार्टिकल काफी क्लोज रहते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। चौथी प्रॉपर्टी है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सॉलिड्स के अंदर, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मोलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयन्स हो, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। इसका मतलब वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। इतनी कम काइनेटिक एनर्जी रहती है कि उनकी पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स रहती है और वो अपनी मेन पोजीशन के अलोंग केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, ऑक्सीलेट कर सकते हैं। एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकते, जैसा लिक्विड्स या गैसेज के अंदर होता है। हम पढ़ते हैं लिक्विड और गैसेज के अंदर पार्टिकल क्या करते हैं? ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, मतलब वो एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते हैं, कंटिन्यूअस मोशन के अंदर रहते हैं। सॉलिड्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, उनकी पोजीशन फिक्स होती है और एक जगह जहां उसकी पोजीशन, उसके अलोंग केवल और केवल वो वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी जो आती है सॉलिड्स की वो आती है कि सॉलिड जो होते हैं वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी रहती है वो हाईली लो रहती है। और हम बोल सकते हैं कि वो रिजिड रहते हैं। रिजिड का क्या मतलब है? रिजिड का मतलब है कठोर, हार्ड रहते हैं वो। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। इतना क्लियर है। इसके बाद आता है हमारे पास सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन कि सॉलिड्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, सॉलिड जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हो जाएगा अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम उनमें डिफरेंस भी करेंगे और पहचानेंगे भी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड आपको हेडिंग डाल देनी है और सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं हम क्रिस्टलाइन और अमोर्फस को। देखो, क्रिस्टलाइन किसको बोलते हैं? हमने बोला है कि पार्टिकल्स जो रहते हैं उनसे मिलके कोई मैटर बना होता है। और सॉलिड्स के अंदर उन पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है वो क्या रहती है? वो फिक्स रहती है। अगर इनकी फिक्स्ड पोजीशन से एक रेगुलर अरेंजमेंट बन जाए, अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो कैसा हो? एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो, रेगुलर अरेंजमेंट हो, तो हम बोलते हैं कि जो सॉलिड बनेंगे वो सॉलिड कैसे होंगे? वो होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर पार्टिकल्स ऐसे रेंडमली अरेंज किए हुए हैं, कोई उनके अंदर ऑर्डर नहीं है, तो इसका मतलब जो सॉलिड बनेंगे वो रहेंगे अमोर्फस। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अपने 11th क्लास के अंदर क्रिस्टलाइजेशन का एक एक्सपेरिमेंट किया होगा प्रैक्टिकल लैब के अंदर। तो वहां पर जो क्रिस्टल्स बन के आते हैं उन सभी की जो शेप रहती है वो शेप डेफिनेट होती है। क्यों? क्योंकि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उनके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स है। तो अगर हर एक डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स रहेगा और तो जो क्रिस्टल्स बनने वाले हैं उनके अंदर जो ज्योमेट्री आएगी, जो शेप आएगी, वो कैसी आएगी? वो डेफिनेट शेप आएगी। लेकिन इसकी जगह अगर हम लेके चलते हैं कोई लकड़ी, अगर आप लकड़ी को तोड़ते हैं तो लकड़ी को तोड़ने पर जो पार्टिकल्स मिलते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि किसी साइड में किसी तरह की शेप आ रही है, किसी तरह में किसी तरह कलर आ रहा है, शेप और कलर डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब कि वहां पर पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट था वो फिक्स नहीं था, वो रेगुलर नहीं था। इसलिए जो शेप रहेगी वो कैसी रहेगी? उसकी, उसके पार्टिकल्स की शेप जो रहेगी वो कैसी रहेगी? इर्रेगुलर शेप रहेगी। तो यहाँ से जो पहला पॉइंट आता है वो क्लियर होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो शेप रहती है पार्टिकल्स की, क्रिस्टल्स की और सॉलिड्स की, वो कैसी रहती है? वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप रहती है। लेकिन अमोर्फस जो सॉलिड्स रहते हैं उनके अंदर शेप जो रहेगी वो इर्रेगुलर शेप रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ लास्ट पॉइंट जो है वो यहीं से क्लियर हो जाता है
कि ये जो अरेंजमेंट रहता है, हम बोल रहे हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट रहता है किसके अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। ये कहाँ तक रेगुलर रहेगा कि ये जितना पूरा क्रिस्टल्स है उस सारे के अंदर पार्टिकल जो रहेंगे वो रेगुलरली ही अरेंज रहेंगे। इसका मतलब जो ऑर्डर है अरेंजमेंट का वो कैसा रहेगा, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, यानी काफ़ी दूर तक वो पार्टिकल्स के अंदर जो अरेंजमेंट की रेगुलरिटी है वो बनी रहेगी। अमोर्फस के अंदर क्या होगा, हो सकता है कि आपको अमोर्फस के अंदर भी कुछ दूरी तक एक रेगुलर अरेंजमेंट मिल जाए, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा इरेगुलरिटी या रेंडमनेस उसके अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब एक और डिफरेंस यहाँ से या डेफिनेशन जो होती है वो क्लियर हो जाती है कि ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहता है वो क्रिस्टलाइन के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और अमोर्फस के अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ये दो चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए वो है मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई सॉलिड पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। इसका मतलब उसके पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। भाई सॉलिड से लिक्विड होने का मतलब क्या है, पहले पार्टिकल फिक्स पोजीशन पे थे, अब वो एक जगह दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड के अंदर वो कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसा कब होगा, जब पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स रहेगा अगर वो टूट जाएगा तो पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर होता क्या है कि पार्टिकल एक डेफिनेट डिस्टेंस के ऊपर एक डेफिनेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। तो जब आप हीट करना स्टार्ट करोगे तो एक डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर जाकर ही वो सारे के सारे बॉन्ड, क्योंकि वो सारे एक जैसे हैं, वो टूटेंगे और पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने का मतलब आपने देखा होगा कि उनके कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं उनके आगे लिखा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मान लेते हैं 130 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वो 128 डिग्री सेल्सियस 129 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पिघलेगा, वो 130 पर ही जाके पिघलेगा। ठीक है। वहीं अगर हम अमोर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं तो ये जो रहते हैं, हमने बोला है कि इनके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, कुछ पार्टिकल नज़दीक है, कुछ पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा दूर दूर है। इसके अलावा किसी जगह पर सिमिलर पार्टिकल एक जगह पे है, किसी जगह पे अलग अलग तरह के पार्टिकल एक जगह पे है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के बॉन्ड बने हुए हैं। जब आप इनको मेल्ट कराने की कोशिश करोगे तो कुछ बॉन्ड ऐसे रहेंगे जो जल्दी टूट जाएंगे, पार्टिकल जल्दी फ्री हो जाएंगे एक साइड से, कुछ बॉन्ड ऐसे रहेंगे जो जल्दी नहीं टूटेंगे, जिसकी वजह से पार्टिकल्स को फ्री होने में, मेल्ट होने में टाइम लगेगा। तो हम बोलते हैं कि जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी आप धीरे धीरे हीट करते रहेंगे वो सॉफ्ट होते रहेंगे। सॉफ्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कुछ हल्के वाले, कुछ वीक बॉन्ड जो है वो टूट चुके हैं, पार्टिकल वहां से फ्री हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो पिघला नहीं अभी तक पूरी तरह से। क्यों नहीं पिघला है, क्योंकि कुछ बॉन्ड अभी तक ऐसे बचे हुए हैं जो कैसे हैं, जो स्ट्रोंग है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया। सॉलिड जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, यानी वो एक डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होते हैं। वहीं अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं उनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं, हीट करते रहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी मतलब जब आप किसी सॉलिड को एक शार्प एज टूल से अगर आप काटते हो, अगर आप किसी किसी पैनी चीज से, शार्प चीज से अगर आप तोड़ते हो तो क्या होगा, वो टूट जाएगी। जो जिस जगह से वो टूट रही है आपको सरफेस को चेक करना है कि वो जो सरफेस आया है, जो क्लीवेज हुआ है वो कैसा है, वो स्मूथ क्लीवेज है या फिर रफ क्लीवेज है। जैसे अगर हम बात करते हैं लकड़ी को आप काट रहे हैं, तो लकड़ी को आपने काटने की कोशिश करी, सरफेस जो आएगा कैसा आएगा। अगर आप एक पत्थर को तोड़ रहे हैं तो बीच में से जो क्लीवेज होने के बाद जो सरफेस निकल के आएगा वो कैसा होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं किसी सॉलिड की, अगर आप किसी मेटल को तोड़ते हैं तो जो सरफेस आएगा वो कैसा आएगा। तो हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जो रहते हैं जब आप उनको काटते हैं किसी शार्प एज टूल से तो वो इस तरह टूटते हैं कि जो क्लीवेज के बाद नेक्स्ट जो एक्सपोज सरफेस बनेंगे वो कैसे रहेंगे, वो प्लेन और स्मूथ सरफेस रहेंगे। वही अगर हम बात करते हैं अमोर्फस की, तो जब उनको काटा जाएगा, इसी तरह जब उनका क्लीवेज किया जाएगा तो वो छोटे छोटे पीसीज के अंदर टूटेंगे, लेकिन जो सरफेस एक्सपोज होगा नया क्लीवेज के बाद, जो नया सरफेस आएगा वो कैसा होगा, वो रफ होगा, इरेगुलर होगा। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट आता है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन जो है एक्चुअली वो मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, तो कितनी हीट चाहिए फ्यूजन के लिए, वो मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो हमने अभी डिस्कस किया था इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन चाहिएगी। लेकिन यहाँ पर जो हीट ऑफ फ्यूजन होती है डेफिनेट नहीं होती। क्यों, क्योंकि हम बता चुके हैं कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता। कुछ बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिएगी, कुछ बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एनाइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा लेता हूँ
कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किस तरह से होता है। देखो मैंने दो अरेंजमेंट आपके सामने रखे हैं। पहला जो अरेंजमेंट है उसके सामने लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन का हो गया जिसके अंदर ए और बी से ये मिलके बना हुआ है, और ए और बी का एक रेगुलर अरेंजमेंट है कि हर एक ए जो रहेगा उसके साथ दूसरा बॉन्ड ए का नहीं बनेगा, वो बी का बनेगा। तो इसके साथ जैसे बी के बॉन्ड बने हुए हैं, आगे अगर स्ट्रक्चर रहेगा तो भी बी से बनेंगे। ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, कोई भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर है। और यहाँ पर मैंने ऐसे ही किसी मर्जी से क्या कर दिए हैं, अरेंजमेंट कर दिए हैं ए और बी का, और जो सॉलिड बन रहा है उसको लिख दिया है कि ये अमोर्फस सॉलिड है। अब इन दोनों के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि मुझे भाई इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, वो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। तो लाइट जो रहेगी वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जब पास करेगी तो डिफरेंट तरह का वो क्या करेगी, नेचर शो करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हम लाइट पास करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो इस साइड से जो है लाइट आ रही है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, उसको हर एक डायरेक्शन के अंदर क्या मिल रहे हैं, ए बी ए बी ए बी, वो इस तरह इनके साथ इंटरेक्ट करती हुई जाएगी एक एक करके। अगर लाइट आ रही है कहाँ से, अगर लाइट आ रही है यहाँ से, क्या अब भी उसका सब पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन सेम रहेगा? नहीं, अब लाइट जाएगी कुछ इस तरह से, उसको अपने पूरे रास्ते के अंदर जो पार्टिकल्स मिलेंगे जिनके साथ उसका इंटरेक्शन होगा वो सारे पार्टिकल ए के हैं। अगर लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है तो तब उसको ए का एक भी पार्टिकल नहीं मिलेगा, अब उसको सारे पार्टिकल किसके मिलेंगे, बी के मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं थोड़ा और टिल्ट कर देता हूँ, जैसे अब ये है लाइट इस पाथ से अगर जा रही है और तब मैं इसका जो इंटरेक्शन जो है वो स्टडी कर रहा हूँ, अब क्या होगा, अब इसका इंटरेक्शन जो वो और चेंज हो गया है। तो अगर मैं बात करता हूं कि लाइट को अगर डिफरेंट डायरेक्शन से क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पास कराया जाए तो हर बार उसका नेचर जो रहेगा वो डिफरेंट दिखाई देगा। वही अगर मैं बात करता हूं अमोर्फस की, तो अमोर्फस में तो आप चाहे कहीं से भी पास करा लीजिए, हर एक केस के अंदर ही क्या मिलेगा, रैंडमनेस है। हर एक केस के अंदर क्या मिलेगा, रैंडमनेस मिलेगा। और इतनी ज़्यादा रैंडमनेस है कि ओवरऑल जो नेचर मिलता है, लाइट को किसी भी डायरेक्शन से आप पास कराइए, ओवरऑल हर एक डायरेक्शन में रैंडमनेस होने की वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं, नेचर जो आता है वो ऑलमोस्ट सेम सा मिलता है। यहाँ पर एक बार बिल्कुल बहुत ज़्यादा अलग वैल्यू मिलेगी, दूसरी बार और भी ज़्यादा अलग वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन जो होते हैं उनके अंदर अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज होती है तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन अमोर्फस के अंदर इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटी है कि किसी भी डायरेक्शन से आप लाइट पास कराओ ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यू मिलती है। डेफिनेट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, डेफिनेट तो कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ से एक वैल्यू, यहाँ से एक बात निकल के आती है कि यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है। आप किसी भी डायरेक्शन में लेके आओ लाइट को, फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करनी हो आपको, तो हर एक डायरेक्शन के अंदर क्या रहेगा, वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, यहाँ पर सेम नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं, और अमोर्फस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक मतलब हर एक एरियाज में, हर एक रीजन में अगर लाइट पास कराई जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रही है तो हम बोल रहे हैं आइसोट्रोपिक। और अगर सेम नहीं आ रही है वैल्यू तो इसका मतलब उसको हम क्या बोल रहे हैं, एनाइसोट्रोपिक। आई होप एनाइसोट्रोपी जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे पूछा भी जाता है कि एनाइसोट्रोपी या आइसोट्रोपी क्या होती है तो आप आइसोट्रोपी कैसे डिफाइन करेंगे, कि अगर किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू को चेक किया जाए किसी सॉलिड के अंदर और वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, हर डायरेक्शन में आने के बाद वो डिफरेंट वैल्यूज दे रही है, तो इसका मतलब वो जो सॉलिड रहेगा वो एनाइसोट्रोपिक रहेगा। और अगर हर एक डायरेक्शन के अंदर ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज आ रही है तो वो जो सॉलिड रहेगा वो कैसा रहेगा, वो रहेगा आइसोट्रोपिक। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है नेचर के बारे में, याद रखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनको ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल में सॉलिड्स वाली सारी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। ठीक है, कि उनका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो कैसा रहता है, वो डेफिनेट रहता है। उनके अंदर क्लीवेज जो आएगा वो कैसा आएगा, वो एक शार्प क्लीवेज देते हैं, क्लीन क्लीवेज देते हैं। अमोर्फस के अंदर उस तरह की प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रहते हैं ये सूडो सॉलिड्स होते हैं या फिर फेक सॉलिड्स रहते हैं। कई बार इनको बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड्स, इनको क्या बोला जाएगा, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो ये सारी टाइप्स हो जाते हैं सॉलिड्स की। सॉलिड की हमने बताई है दो टाइप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, और ये सारी उनकी प्रॉपर्टीज हो जाती है। इतना क्लियर है सभी को? इसके बाद आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की भी टाइप्स। हमें ये पढ़ने हैं, चार टाइप्स होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की भी। जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं वो भी चार तरह के होते हैं।
ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है ये किसके बेस पे किया है? ये किया है कि सॉलिड्स के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरह के हैं। जैसे कि अगर कोई सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं तो हम बोलेंगे वो सॉलिड एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अगर आयन से मिलके कोई सॉलिड बना हुआ है तो हम बोलेंगे वो आयनिक सॉलिड है। अगर एटम से मिलके बना हुआ है और वो एटम जो है वो किस तरह जुड़े हुए हैं आपस में, कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, तो हम बोलते हैं वो कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड्स हैं। और लास्ट में अगर हम किसी मेटल की बात करते हैं, मेटल जो होती है ज़्यादातर सॉलिड स्टेट के अंदर पाई जाती हैं, तो वो जो सॉलिड पाए जाते हैं वो किस तरह पाए जाते हैं कि मेटल जो रहती है उनके कैटायंस रहते हैं, ठीक है, और उनके इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो डिफ्यूज होके रहते हैं, वो एक जगह पे नहीं रहते। अगर हम बात करते हैं मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराती है, कैसे कराती है? जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तब तक मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकती। तो जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर एक्चुअल में क्या होते हैं, प्योर मेटल एटम्स नहीं रहते हैं, मेटल के कैटायंस रहते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो फ्री रहते हैं मूव करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस होते हैं या कैटायंस होते हैं वो रहते हैं इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाता है मेटेलिक सॉलिड्स। ये चार सॉलिड्स के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोलिकुलर सॉलिड। इनको अरेंज किया है उनकी हार्डनेस के हिसाब से। सबसे जो हल्के होते हैं, जिनकी हार्डनेस सबसे कम होती है, वो होते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स। तो मोलिकुलर सॉलिड जो होते हैं उनको हमने लिखा है कि मोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। मोलिक्यूल जो होते हैं वो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, और पोलर के अंदर भी ऐसे हो सकते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हों। तो इन तीनों को हमने अलग अलग क्लासेस के अंदर क्लासीफाई कर लिया है। तो पहली टाइप का जो मोलिकुलर सॉलिड आता है वो आता है नॉन पोलर, उसके बाद पोलर, और तीसरा हो जाता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। इनके अंदर अगर बात करते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज रहेंगे वो क्या रहेंगे, जब हम बात कर रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर किस तरह का फोर्स लगा सकता है, तो वहां पर एक वीक वांडरवाल फोर्स लगता है। कौन सा, डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्सेज। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दो पोलर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के पास है, तो उनके बीच में किस तरह का फोर्स लगेगा, तो उनके बीच में लगेगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये दूसरी टाइप के मॉलिकुलर सॉलिड हो जाएंगे। और तीसरे हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, उनके अंदर क्या रहेगा, उनके अंदर तो लिखा ही हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू दो पोलर मॉलिक्यूल आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अगर मैं बात करता हूं इनकी हार्डनेस की, तो क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच में एक बहुत ही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा हुआ है तो ये हार्ड नहीं होंगे। डाइपोल डाइपोल मोमेंट जो होता है वो भी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो इसका मतलब इनकी हार्डनेस ही बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हालांकि इन दोनों में कंपेयर करा जाए तो आपको याद रखना है कि पोलर जो रहेंगे वो ज़्यादा हार्ड रहेंगे एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मोलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट की, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड लगा हुआ है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत वीक है, तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत लो रहेगा। जैसे जैसे बॉन्ड जो होता जाएगा वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, हार्डनेस बढ़ती जाएगी। अगर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की, तो यहाँ पर ना तो आयंस है ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये क्या रहेंगे, ये इंसुलेटर रहेंगे किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बाद एग्जाम्पल दिए हुए हैं नॉन पोलर के, पोलर के और हाइड्रोजन बॉन्डेड के। तो इनके जब सॉलिड स्टेट के अंदर लिया जाएगा तो ये मोलिकुलर सॉलिड माने जाएंगे। नेक्स्ट आता है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो आयन से मिलकर बने होते हैं, और आयन के बीच में फोर्स किस तरह का लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा या फिर कोलम्बिक इंटरेक्शन लगेगा। क्योंकि आयनिक फोर्स जो होता है वो बाकी वांडरवाल फोर्सेज से तो ज़्यादा ही हार्ड होता है, ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब ये जो सॉलिड रहेंगे आयनिक सॉलिड, ये ज़्यादा हार्ड रहेंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा। और आयनिक सॉलिड जैसे कि NaCl, MgO, ये किससे बने हुए हैं, आयन से मिलकर बने हुए हैं। तो ये जो रहते हैं ये सॉलिड स्टेट के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर रहते हैं। क्यों, क्योंकि आयंस जो है वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इनको मोल्टन स्टेट में लिया जाए तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर की तरह काम करते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर बन जाते हैं ये। थर्ड आते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड का हमने बताया है कि मेटल्स होती है इनके अंदर, और मेटल जो रहती है वो भी किस तरह से रहती है, वो आयंस की फॉर्म में रहती है। इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, डीलोकलाइज रहते हैं। तो मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो रहता है मेटेलिक बॉन्डिंग। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर आयंस की फॉर्म में तो आयनिक फोर्स लगेगा। आपको पता होगा कि आयंस जो रहते हैं अगर वो सिमिलर होंगे सारे तो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे। यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा मेटल्स के बीच में वो कैसा रहेगा, मेटेलिक बॉन्डिंग रहेगा। इसके बाद मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है। इसी वजह से सारी की सारी मेटल जो रहती है ज़्यादातर वो कैसी रहती है, हार्ड रहती है। हालांकि उनके अंदर मेलेबिलिटी रहती है और डक्टिलिटी रहती है। ये प्रॉपर्टीज़ आपने मेटल्स के अंदर पड़ी हुई है। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, आयनिक सॉलिड से भी ज़्यादा रहता है।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की, तो मेटल्स तो चाहे सॉलिड स्टेट में लेके चले चाहे मोल्टन स्टेट में लेके चले, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। एग्जाम्पल आप किसी भी एक मेटल का एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। मरकरी को नहीं लिख रहे हम यहाँ पे। इसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है हमारा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड जो रहेंगे उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स रहते हैं, तो ज़्यादातर इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहते हैं एटम्स रहते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो रहती है, प्योर कोवेलेंट बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा हार्ड बॉन्डिंग रहती है। फॉर एग्जांपल डायमंड के अंदर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डायमंड जो रहता है वो क्या रहता है, कोवेलेंट सॉलिड रहता है, नेटवर्क सॉलिड रहता है। हालांकि एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, ग्रेफाइट कार्बन से ही बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्डिंग ही हो रही है, लेकिन कैसा रहता है, वो सॉफ्ट रहता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा अगर हम इनकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो जो कोवेलेंट सॉलिड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो इंसुलेटर रहते हैं। जबकि जो हमारा एक एक्सेप्शन में बोला है ग्रेफाइट, वो क्या रहेगा, वो कंडक्टर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा और एग्जांपल अगर लेना चाहे तो एक हम क्वार्ट्ज ले सकते हैं, SiO2। इसके अलावा ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड लेके चल सकते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो यहाँ तक हो जाता है हमारा सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन। सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, और क्रिस्टलाइन भी कितनी तरह के होते हैं, ये 4 टाइप्स हमने ली हुई है। यहाँ से क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के अंदर डिफरेंस बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं किसके अंदर, 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं एम। सो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में, यूनिट सेल के बारे में, और कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना सीखेंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। गुड बाय, थैंक यू।